नमस्कार साथियों, तारा वर्ल्ड टू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त तारा। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो मैं थाईलैंड की यात्रा पे बना रहा हूं कि आप थाईलैंड की यात्रा कैसे करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए होते हैं, कितना पैसा आपको चाहिए होता है। ये सब मैं आपको इस जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेलेबल है। इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब ये होता है कि आपको पहले से वीज़ा लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसके लिए वहाँ पहुँचकर एयरपोर्ट पे इसके काउंटर बने होते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात करें कि हमने वहाँ जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो होती है कि आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट सभी देश के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप विदेश की यात्रा करना चाहेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो आपका पासपोर्ट ही होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका वैलिड पासपोर्ट होना। उसके बाद में आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। रिटर्न मतलब आप जाने और आने का दोनों का आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए। उसके बाद में आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ की कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ जो होती है वो आपके पास वाइट बैकग्राउंड की 2 फोटो चाहिए और आपके पास कम से कम 2 से 2,500 बात कैश होना चाहिए, क्योंकि ये आपके वहाँ वीज़ा स्टैम्प के लिए चार्ज लगता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप कहीं से भी फ़्लाइट ले सकते हैं इंडिया से, तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। जैसे जयपुर से भी अवेलेबल है। जयपुर आपका हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, कहीं से भी ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको अपना रिटर्न टिकट खरीदिए, ऑनलाइन बुकिंग कीजिए होटल की और यात्रा शुरू कर दीजिए। जैसे आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, किसी भी एयरपोर्ट में, मान लीजिए कि थाईलैंड में आप जा रहे हैं, तो वहाँ थाईलैंड में बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है। एक तो स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक आपका डोंगमांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आप किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सबसे पहले आपको वीज़ा ऑन अराइवल जो काउंटर है वहाँ आपको जाना होता है। तो उससे पहले आपको, जैसे आप उतरेंगे तो उतरते ही आपको जैसे ही एयरपोर्ट पे थोड़ा सा फ्लाइट से उतर के निकलेंगे तो वहाँ आपको लाइनें दिख जाती है। वो लाइनें वीज़ा ऑन अराइवल के लिए फॉर्म भरने के लिए होती है। तो वहाँ आपको फॉर्म अवेलेबल होगा, तो उसमें आपको बेसिक जानकारी भरनी होती है। जैसे आपका नाम हो गया, आप किस फ्लाइट से आए हैं, कहाँ से आए हैं, और ये सारी चीज़ें आपको उसमें भरनी होती है। अपना पेन ज़रूर साथ लेके जाएं जब भी जाएं, क्योंकि कई बार पेन के चक्कर में भी लोगों को वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि सब उस वक्त जल्दी में रहते हैं। तो साथ ही एक ये चीज़ हमेशा अपने साथ रखें, पेन हमेशा रखें। तो अपना उसमें फॉर्म भी भरिए, जो भी डिटेल मांगी जाती है वो डिटेल भरिए, फ़ोटो लगाइए और वो फॉर्म लेके, पासपोर्ट लेके आपका जो वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर होता है वहाँ आपको जाना होता है। आपको वहाँ पासपोर्ट और फॉर्म के साथ जब वहाँ अटेंड करने के लिए होते हैं काउंटर पे जमा कराइए। थोड़ी देर बाद में वो आपको कॉल कर लेते हैं। अगर भीड़ नहीं होती है तो आपका तुरंत हो जाता है, नहीं कई बार टाइम भी लगता है, कई बार आधा घंटा, कई बार घंटा भी लग जाता है, क्योंकि सीजन पे इनका जो मेनली सीजन होता है तो उसमें ज़्यादा भीड़ रहती है, ऑफ सीजन में कम रहती है। तो आप वीज़ा काउंटर पे जाते हैं, आपको वो जो भी इनकी नॉमिनल फीस होती है 2,200 बात करीब ये लेते हैं। 2,000 बात जमा कराइए, उसी वक्त आपके उस पर पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा देते हैं। ये 15 दिन से लेके 90 दिन तक का वीज़ा होता है। तो जैसे मैं भी गया था रिसेंटली, मेरे को 15 दिन का वीज़ा लगा था। इस तरह का ये वीज़ा वो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प कर देते हैं। तो उसके बाद में आपका वीज़ा लगने के बाद में आपको वहाँ से एंट्री काउंटर पे जाना होता है। एंट्री काउंटर पे आपका एंट्री का स्टैम्प लगा देते हैं, जो कुछ इस तरीके का होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इधर एंट्री का कुछ करके, तो इस तरीके का होता है। तो एंट्री काउंटर से आप एंट्री करके, जैसे आप जाता है इमिग्रेशन के लिए, एंट्री काउंटर पे आपका इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन काउंटर या एंट्री काउंटर दोनों बोल सकते हैं।
तो जैसे आप एंट्री से करवा के बाहर जाते हैं तो आपको एक सुविधा और मिलती है, वो होती है आपको सिम की। क्योंकि वहाँ बाहर बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के सिम कार्ड के शॉप्स होते हैं, काउंटर होते हैं। तो वहाँ जाके आप जिस जो भी आपको अच्छा लगे, उसमें अलग अलग प्लान को लगे होते हैं कि आपको 200 बात में ये प्लान मिलेगा, 7 दिन का, 15 दिन का। तो उसमें आपको डाटा प्लान्स उसमें लिखा होता है, तो जो भी आपके लिए सुटेबल होता है वो आपका प्लान का सिम आप ले सकते हैं और आराम से इजी वे में मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। तो ये करीब जो मैंने रिसेंटली लिया था वो 250 बात में 7 दिन के लिए डाटा फ्री था और अनलिमिटेड डाटा था। और ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्लान्स होते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सूट करे उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिम कार्ड खरीदिए और वहाँ से निकल जाइए। उसके बाद में ये होता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं तो वहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब तो किसी से भी पूछेंगे तो बता देगा कि वहाँ बस भी अवेलेबल होती है और वहाँ मेट्रो भी है। तो आप अगर अगर कहीं होटल रिजर्वेशन करवा रखा है उन्होंने, अगर आपको कोई प्राइवेट टैक्सी वगैरह है तो वो आपको वहाँ बाहर से मिल जाएगी। अदरवाइज थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से आपको बस से भी किसी से पूछेंगे तो आपकी डेस्टिनेशन बाई बस बहुत ही सस्ते में वहाँ आप पहुँच सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और जानकारी आपको है, और अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ आपको मेट्रो भी पास में ही होता है, तो आप मेट्रो से भी जहाँ भी बैंकॉक में कहीं भी जहाँ आपने होटल ले रखा है या रूम ले रखा है तो आसानी से पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप अपने होटल में वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थाईलैंड में आपका रहने का और खाने का और देशों के कंपैरिजन में बहुत ही चीप है, मतलब वो सस्ता होता है। आपको स्ट्रीट फूड भी आसानी से मिल जाता है और सी फूड वगैरह भी आसानी से मिल जाता है अगर कोई नॉन वेज है तो। और वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह आपको थाईलैंड में आसानी से मिल जाते हैं, तो खाने की कोई समस्या नहीं होती। रहने के लिए आपको मतलब इंडियन 250-300 रुपये से लेके आपको अच्छे से, मतलब अगर आप किसी अच्छे होटल में जाएंगे तो वो भी आपको 1000-1200 रुपये में एक ऐसी रूम आपको मिल जाता है। और अगर आप किसी गेस्ट हाउस में या डॉर्मेट्री में रहते हैं तो 200 से 250 रुपये में भी आराम से आपको पर नाइट के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आराम से घूम सकते हैं और आराम से एंजॉय किया जा सकता है। जितने में आप गोवा घूमते हैं उतने मतलब खर्चे में आप आराम से थाईलैंड घूम सकते हैं। जितना आप मतलब थाईलैंड जो है आपका गोवा से भी सस्ता पड़ता है कि अगर देखें तो, क्योंकि हमारे गोवा में होटल वगैरह जो है थोड़े एक्सपेंसिव है, वहाँ वो आसानी से आपको चीप उसमें मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप वैसे बैंकॉक भी अपने आप में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारी मतलब आपको देखने के लिए चीज़ें हैं वहाँ। नाइट लाइफ भी वहाँ की बड़ी शानदार होती है। और अगर किसी को मसाज वगैरह का शौकीन है तो सभी तरह के बॉडी मसाज वगैरह वहाँ अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ घूम सकते हैं। उसके बाद में आपके इजी वो है, आप प्राइवेट टैक्सी से भी अगर पताया जाना चाहते हैं तो सबसे क्लोज में पताया पड़ता है अगर आप बैंकॉक से जाते हैं तो। और पुकेत के लिए बाई बस भी जा सकते हैं और बाई एयर भी जा सकते हैं। जैसे मैं अभी लास्ट टाइम मैं गया था तो मैं पुकेत गया था, पुकेत से फिर मैं बैंकॉक आया था, तो मैंने बाई एयर फिर पुकेत से बैंकॉक गया, फिर बैंकॉक से पताया गया। तो दोनों सुविधाएं हैं आपको। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। मेरे तो अच्छे दोस्त वहाँ बने भी हैं और मैं 2005 से जा रहा हूँ, तो बहुत सारे मतलब लोकल फ्रेंड भी बन चुके हैं और कुछ मतलब एक 2-4 टीचर भी हैं, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और लैंग्वेज की प्रॉब्लम वहाँ आपको आएगी भी नहीं बहुत ज़्यादा। अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आपको आती है तो आसानी से आप वहाँ घूम सकते हैं। आप खुद भी अकेले घूम सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप इतनी सी आनी चाहिए कि आप अपनी बात सामने वाले को समझा सकें और सामने वाला जो कह रहा है वो आप समझ सकें, ताकि आप किसी नई जगह जाएँ तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी तो साइन लैंग्वेज सबसे समझते हैं, तो आराम से आप साइन लैंग्वेज से भी समझा सकते हैं कि भाई ये चाहिए तो मिल ही जाएगा। और दूसरी बात स्ट्रीट फूड है तो ज़्यादा खाने और रहने की आती है, तो अगर आपका खाना रहना ठीक हो गया है तो फिर ज़्यादा किसी को समझाने या समझने की ज़रूरत भी नहीं होती। वैसे बैंकॉक में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और बहुत सारे मतलब
आपका बीच वगैरह भी हैं, तो आराम से वहाँ घूम सकते हैं। बाकी बहुत सारे बीच और भी है, बहुत सारे आइलैंड है जहाँ आप बुक करा सकते हैं, फेरी के द्वारा वहाँ पहुँच सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो साथियों, अगर किसी को और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। और कोई किसी और देश के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को लिखिए, मैं वीडियो बनाऊंगा और हो सके जितनी आपकी जानकारी आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेरा विचार है कि मैं करीब करीब हर देश पे बनाऊं कि वहाँ से का वीज़ा अपने को कैसे मिल सकता है, कैसे आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो ये मेरी श्रृंखला का दूसरा वीडियो है और नेक्स्ट मैं मॉरिशस पे बनाऊंगा, क्योंकि मैं अभी वहाँ घूम के आया हूँ तो मुझे उसका अनुभव है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई आप भाई को कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिल सके और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए आप बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। एक बार फिर आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू साथी।